वेलकम बच्चों। और आज हम लोग समझने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल टॉपिक। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या और लिखते हैं? हम लोग इसे लिखते हैं आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। ऐसा क्यों कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स लिखते हैं, जिस तरह हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स लिखा था। तो ऐसा हम लोग ये कंडीशन फिक्स क्यों कर रहे हैं कि एल्कीन्स ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं? तो ये बात हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पर ज़रा नज़र डालेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन होती क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहता है कि दोज कंपाउंड्स which have same molecular formula but differ in relative spatial arrangement of atoms or groups around double bond। क्या कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन उनका जो रिलेटिव स्पेशल अरेंजमेंट है, जो स्पेशल वर्ड लिखा है, इसका मतलब होता है 3D। स्पेशल का मतलब स्पेस, 3D, ठीक है। तो स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होगा एटम्स और ग्रुप्स का वो डिफरेंट होगा, लेकिन कैसा, किसके अराउंड अरेंजमेंट? तो अरेंजमेंट डबल बॉन्ड के अराउंड, यानी कंडीशन डाल दी कि डबल बॉन्ड के अराउंड जब ऐसे कंपाउंड्स का स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, तब वो कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएंगे और ये फिनोमिना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। कंडीशन पकड़ आ गई, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड के कारण ये जो एल्कीन्स हैं ये एलिजिबल हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। लेकिन इनमें एक कमी थी जिसकी वजह से कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाए। और वो क्या प्रॉब्लम थी या फिर वो क्या एक चीज़ थी जिसकी वजह से ये लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर पाए, वो हम लोग देखते हैं। तो जो एल्कीन्स होते हैं हम जानते हैं इनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी जो दो कार्बन है इनमें से नीचे वाला जो बॉन्ड है वो है सिग्मा और ऊपर वाला बॉन्ड है पाई। सिग्मा बॉन्ड के बारे में डिस्कशन हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं कि ये हमारे ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब इस बार डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड को। तो पाई बॉन्ड जो होते हैं वो पी ऑर्बिटल्स के पी ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, कुछ इस तरह। तो ये मेरे दो ऑर्बिटल्स हैं, ये दोनों साइड वाइज ओवरलैप किए, कोलेटरली ओवरलैप किए, और जब ओवरलैप किए तो यहाँ पे ये जो ओवरलैपिंग हुई इसके कारण से जो बॉन्ड बना वो कहलाया पाई बॉन्ड, ठीक है। यानी एक कंडीशन फिक्स हो गई कि कैसी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, कोलेटरल, या फिर आप इसे बोल सकते हो साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। ये बात हो गई। अब हमारे पास में हमारे एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स के अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका मतलब एल्कीन्स के अंदर भी ये वाली ओवरलैपिंग कहीं ना कहीं हो रही होगी। तो कैसे हो रही है वो ओवरलैपिंग, वो देखते हैं। एग्जाम्पल ले लो इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो हाइड्रोजन दोनों कार्बन से जुड़े हुए हैं। यानी ये मान लो मेरा कार्बन है, तो ये दो कार्बन हो गए, इनके बीच में ये एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और ये दो हाइड्रोजन इनसे जुड़े हुए हैं।
अब यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल और इस कार्बन का ये p ऑर्बिटल, ये ओवरलैप कर रहे होंगे, ये इस तरह से ओवरलैप कर रहे होंगे, तभी इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आई बात समझ में? अब कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म कह रहा था कि फ्री रोटेशन होता है जब दो ग्रुप जो जुड़े हुए हैं उसमें से एक को अगर हम लोग स्टेडी रखें और दूसरे को रोटेट करें तो रोटेशन के कारण से हमें एक नया अरेंजमेंट मिलता है। बेसिकली रोटेशन करना है हमें, ठीक है। तो चलिए रोटेशन करते हैं। अगर मैंने इसे रोटेट किया तो मेरा ये वाला जो कार्बन है ये मेरा एकदम स्ट्रेट रखा मैंने और इस वाले को रोटेट किया, तो ये कार्बन मेरा स्ट्रेट है इस तरह से, ठीक है। और अब उससे जुड़े हैं ये दो हाइड्रोजन, ये इनके बीच का सिग्मा बॉन्ड, और इस कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया तो मान लो ये कुछ इस तरह का हो गया, इससे जुड़े हैं दो हाइड्रोजन। यानी कि किस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया ये अभी जो ये ऐसे ऐसे ओवरलैप कर पा रहे थे यहाँ पे, अब एक को तो मैंने स्ट्रेट रखा और दूसरे को मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद क्या अब इसमें ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। हम सीधी सी बात जानते हैं ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। अब जब ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, और अगर पाई बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो एल्कीन्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे। यानी कि ओवरऑल कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इस कारण से एलिजिबल नहीं थे, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि जो एटम्स और ग्रुप्स हैं उनका अरेंजमेंट डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट होना चाहिए। तो डबल बॉन्ड एल्कीन्स ने कहा भाई मेरे पास तो डबल बॉन्ड है, तो यानी कि मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता हूँ। अब किस तरह से शो करेंगे वो देखते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तभी आप वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख पाओगे कि हाँ यहाँ पे पॉसिबल है। सो कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं किसको शो करने की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने की। कंडीशन नंबर 1 है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, डेफिनेशन में ही लिखा है। किसकी प्रेजेंस? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए आपके पास में, यानी आपके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो एल्किन्स के पास डबल बॉन्ड है, उन्होंने कहा ठीक है हमने ये कंडीशन फॉलो कर ली, आगे बताओ। तो दूसरी कंडीशन रखी कि जो दोनों ग्रुप्स हैं, यानी ग्रुप्स अटैच्ड टू कार्बन एटम्स मस्ट बी डिफरेंट। इसका मतलब ये कि मेरे पास में कार्बन है और उससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है दूसरा कार्बन, तो इन दोनों कार्बन से जो ग्रुप जुड़े होंगे, यानी एक कार्बन से जो दोनों ये ग्रुप जुड़े हुए हैं, 4 वैलेंसी होती है, 2 यहाँ कंप्लीट हो गई, बची 2 वैलेंसीज। तो इन 2 वैलेंसीज पे जो 2 ग्रुप आके जुड़ेंगे वो दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, यानी कि एक अगर ए है तो दूसरा बी होना चाहिए। हाँ, दूसरे कार्बन से भी ए और बी जुड़ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जो एक कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स हैं ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। चारों ग्रुप्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी हो गया, अब यहाँ पे कोई अलग ग्रुप जुड़ गए सी डी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे तो ए बी जुड़ गया और यहाँ पे अब दोनों ए हो गए, ये होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यानी जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं एक कार्बन से वो दोनों क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो इसके लिए अब हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं और उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बड़े ही इजीली हम लोग समझ जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन हमें अच्छे से ध्यान हो गई। अब मेरा एग्जाम्पल है मेरे पास में, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ब्यूटूइन, क्या फॉर्मूला होता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 आइसोमेरिक, इसका IUPAC नेम करो तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन है तो ब्यूट, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो 2, और डबल बॉन्ड के लिए हम लोग सफिक्स यूज़ करते हैं इन, तो क्या हो गया इसका? ब्यूटूइन। अब इसके अंदर मुझे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है, तो उसके लिए मुझे चाहिए मेरे जो कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये और ये, तो ये रहा मेरा पहला कार्बन और ये रहा मेरा दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन से मेरे कौन से 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं? पहला है CH3, दूसरा है हाइड्रोजन,
CH3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़े हुए हैं? CH3 और हाइड्रोजन, CH3 और हाइड्रोजन। ठीक है, अब मैं देख पा रही हूँ कि मेरा जो एक कार्बन से उससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, एक CH3 दूसरा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी CH3 और हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है क्योंकि दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, भाई डबल बॉन्ड है तो मेरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और दूसरा कि दोनों ग्रुप जुड़ रहे हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है, लेकिन उनका जो अरेंजमेंट है एटम्स और ग्रुप्स का, यानी ये हमारे ग्रुप जुड़े हुए हैं CH3 और हाइड्रोजन, इनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होगा अराउंड डबल बॉन्ड। ठीक है, रोटेशन की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा है अरेंजमेंट की। तो अरेंजमेंट और कैसा हो सकता है? मेरा CH3 यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है। एक और अरेंजमेंट अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ तो ये बन सकता है कि यहाँ पे मेरा CH3 है, यहाँ मेरा हाइड्रोजन है, और हो सकता है ये CH3 यहाँ पर हो और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो। आई बात समझ में? यानी कि इन दोनों ही कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, लेकिन दोनों के अंदर डबल बॉन्ड के अराउंड जो अरेंजमेंट है बेसिकली ग्रुप्स का वो डिफरेंट है। यहाँ पे CH3H इस तरह जुड़े हुए हैं, CH3 ऊपर H नीचे, और यहाँ पे इस तरह से, तो दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया, और यहीं पे क्या हो गया, हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमें शो हुआ। आई बात समझ में? तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारा शो होता है। कैसे? दोनों कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का 2D में स्ट्रक्चर सेम है, 3D के अंदर डबल बॉन्ड के अराउंड सिर्फ हमारे जो ग्रुप्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर मैं रोटेट करने की कोशिश करूँ तो रोटेट तो होगा नहीं, रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो मैं कैसे मानूँ कि ये जो CH है यहाँ आ गया? बेसिकली कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के अंदर इंटरचेंजेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने रोटेट किया CH3 से घूम के इधर आ गया, ऐसा नहीं है। अगर हमारे CH3 को इधर होना है तो ये बॉन्ड ही ब्रेक होगा। ये बेसिकली दो कंडीशंस हैं, या तो ये जो कंपाउंड है ये 3D में ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे है लेकिन फिर रोटेट किया फिर ऐसे हो गया, नहीं, ऐसे है या फिर ऐसे है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी कुछ हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से चेंज की जा सकती है, रोटेट करके कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं की जा सकती। आई बात समझ में? तो ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स के नाम होते हैं, क्या नाम होते हैं? इस वाले स्ट्रक्चर का नाम है सिस आइसोमर। ये जो सिस है CIC, इसका मीनिंग होता है सेम। ठीक है, और ये है ट्रांस TRANS आइसोमर। ट्रांस का मीनिंग होता है डिफरेंट या अपोजिट। ठीक है, अब सिस क्यों है? क्योंकि देख सकते हो कार्बन के अराउंड सेम जो ग्रुप्स हैं वो एक ही साइड पर है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरा CH3 ग्रुप एक साइड पर आ रहे हैं ऊपर, और हाइड्रोजन एक साइड पर आ रहे हैं नीचे की तरफ। लेकिन इस वाले में देखो तो इस वाले में दोनों जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो एकदम अपोजिट साइड में है। CH3 इधर इस तरफ है और उधर नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन उस तरफ है और इधर हाइड्रोजन इधर है। यानी कि यहाँ पे चूँकि कार्बन और कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है और दोनों जो ग्रुप्स इससे जुड़े हुए हैं वो सेम साइड पर हैं, इसलिए इसका नाम होता है सिस आइसोमर। और यहाँ पे कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप्स अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम होता है ट्रांस आइसोमर। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है ये बात। तो अब अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने वाले कंपाउंड्स के, तो हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल्स देख सकते हैं? ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, साथ ही साथ में उससे जुड़े हुए ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। तो मेरे पास में कंपाउंड है COOH CH डबल बॉन्ड CH COOH। क्या नाम है इसका? मैलिक एसिड। और अगर IUPAC नेमिंग देंगे तो 1 2 3 and 4 ब्यूट। सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है 2 इन और
1,4 कितने एसिड्स जुड़े हुए हैं, डाई 2 जुड़े हुए हैं, और एसिड्स का सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो डाइओइक एसिड। ये हो गया इसका IUPAC नेम। अब इसके अंदर देखो मुझे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लेना है, तो ये मेरा कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। इस कार्बन से एक COOH ग्रुप जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, COOH, ठीक है, और ये रहा मेरा हाइड्रोजन। इस कार्बन से भी एक COOH जुड़ा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो COOH हाइड्रोजन। कौन सा आइसोमर हो गया ये हो गया सिस आइसोमर, क्योंकि कार्बन के जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो एक साइड पे हैं, ठीक है। COOH ऊपर की साइड है, हाइड्रोजन सारे नीचे की साइड है, तो ये इसका नाम क्या हो गया, सिस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। इस पूरा नाम क्या आ गया, सिस लग गया, यानी कि हमें पता चल गया कि अच्छा इस वाले के अंदर हमारा जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा उसमें COOH सारे ऊपर होंगे, हाइड्रोजन सारे नीचे होंगे, ठीक है। दूसरा क्या स्ट्रक्चर बन सकता है, C डबल बॉन्ड C, COOH एंड हाइड्रोजन, यहाँ आ गया हाइड्रोजन और यहाँ आ गया COOH। तो यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आमने सामने, COOH आमने सामने इधर, तो ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट 2 इन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। ये बन गया सिस आइसोमर, ये बन गया ट्रांस आइसोमर। बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनाना, बहुत सारे स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे, 2 ही स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, एक सिस मिलेगा दूसरा ट्रांस मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बैरियर्स आ गए बीच में, कंडीशन आ गई 2। पहली कंडीशन तो डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन के जो ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन से वो दोनों ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तो सारे एल्कीन्स शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल इथीन भी शो नहीं करेगा। इथीन क्यों शो नहीं करेगा, क्योंकि एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, लेकिन एक कार्बन से यहाँ पे हमारे पास में कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ही जुड़े हुए हैं, यानी दोनों ग्रुप सिमिलर हैं। तो अगर मैं इसका सिस आइसोमर बनाऊँ, ट्रांस आइसोमर बनाऊँ, तो मुझे क्या पता चलना है कौन सा सिस कौन सा ट्रांस। इसका ट्रांस बनाऊंगी तो भी यही है, सिस भी यही है, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म तो शो हुआ ही नहीं, स्ट्रक्चर तो उससे कोई डिफरेंट हुआ ही नहीं। तो 2 कंडीशंस आ गई, इस वजह से हमारे पास में ज़्यादा आइसोमर्स नहीं मिल रहे, 2 ही आइसोमर मिल रहे हैं, सिस और ट्रांस, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, सिस और ट्रांस आइसोमर समझ लिया हम लोगों ने। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को, कि कैसे सिस और ट्रांस आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम होती हैं इनकी। और साथ ही साथ में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से अगर हमारे दोनों कार्बन से जुड़े हुए सारे ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो उनको किस तरह से किसको हम लोग कहेंगे सिस या किसको कहेंगे ट्रांस, या शायद सिस और ट्रांस ही ना रहे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग स्टे ट्यून्ड, और साथ ही साथ में हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया तो इसे भी लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो उससे ज़रूर टैप करके आप लोग नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2। और थैंक यू सो मच।